brought to you by New India Assurance. न्यू इंडिया एश्योर युवा भारत स्वास्थ्य पॉलिसी, बेहतर स्वास्थ्य का सशक्तिकरण, ईएमआई ऑप्शन के साथ जीवन साथी और बच्चों के लिए कवर। अब अपने और परिवार की चिंता बिल्कुल नहीं। बजट 2026 का ऐलान हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फ़ायदा रियल एस्टेट को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना नुकसान फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बूटस इंडिया के एमडी दीपक राय जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला है, क्या उम्मीदें थी। अगर हम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन देखें रियल एस्टेट में, तो एक्सपेक्टेशन थी कि रियल एस्टेट को एक उद्योग की तरह दर्जा मिले, बट शायद वो नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो एनआरआईज के लिए है वो टीडीएस प्रोसेस इजी कर दिया। तो मुझे लगता है कि उससे टियर 2 और टियर 3 में काफ़ी बूस्ट आएगा। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स पे भी रियायतें दी हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए हैवी फंड्स जो जनरेट कर सकती है सरकार टियर 2 और टियर 3 के लिए, उसका एंड एडवांटेज रियल एस्टेट को ही मिलेगा। सो आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कुछ रेट्स को लेके एक नया बदलाव हुआ है, ये क्या रेट्स क्या होते हैं और इससे जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको कितना लाभ होगा? रेट्स से सरकार, अगर हम लेमैन में बात करें, तो जो फाइनेंसिंग है उसको इजी करना चाहती है। तो लोकल लेवल पे लाइक डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसी प्रोजेक्ट्स को लाएंगे और लोकल ही फंड जनरेट करेंगे, तो वो फंड अगेन फिर लोकल इंफ्रा में लगेगा। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव है। अच्छा, जो आम आदमी है वो ये जानना चाहता है, उसको घर लेना होता है, और सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो खेती के बाद अगर कोई सेक्टर तो वो है रियल एस्टेट। बिल्कुल जी। तो आम आदमी का फोकस रहता है कि उसके लिए घर कितना सस्ता हो रहा, प्रॉपर्टी के दाम कितने सस्ते हो रहे हैं। तो इस पे क्या आपको क्या लगता है, ये जो अनाउंसमेंट हुए उसका प्रॉपर्टी की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, ये थोड़ा बताइए। प्रॉपर्टी की कीमतें जो रियल एस्टेट में हैं ज़मीन की कीमतों से जुड़ी होती हैं। तो अभी सरकार ने कोई ज़मीन की कीमतों पर ऐसा नहीं किया। जैसे मेरा मानना होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग शहरों के लिए ज़मीन सस्ती होनी ज़रूरी है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक लिमिटेड है, बट ज़मीन की कॉस्ट अगर कंट्रोल नहीं होगी तो मतलब सस्ते घर, हाँ सस्ते घर। और ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं लगा, बट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, तो वी होप कि उससे एक चीज़ आप बता रहे थे कि जो होम लोन पे टैक्स छूट जो मिलती थी अभी तक, उसकी एक सीमा बढ़ा दी गई, वो क्या है और वो कितना बढ़ा दिया गया है? 2 लाख से 5 लाख रुपए किया हुआ है। तो उससे भी जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट मतलब नौकरी पेशा लोग जो होम लोन लेते हैं और उसकी ईएमआई चुकाते हैं, उस पे अब उनको ज़्यादा टैक्स छूट मिलेगी। तो इससे क्या लग रहा है, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा? इन सबसे ना अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी बूस्ट आएगा। एंड रियल एस्टेट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा तो रियल एस्टेट में भी डायरेक्टली लिंक है। एनआरआईज आएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है। चूँकि आप जैसा हम लोग बता रहे थे कि जो खेती है, खेती रोजगार के मामले में खेती के अलावा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो रियल एस्टेट, और वहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं। उनके नज़रिए से अगर आप देखें तो उनको कितना फ़ायदा होता दिख रहा है? अभी वर्कर्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सरकारी काफ़ी योजनाएं होती वर्कर्स के लिए। बट मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से देखा होगा, कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता, तो मैं थोड़ा सा इसमें अलग सोचता हूँ। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे काफ़ी निचले लेवल के जो लोगों की होती है उनकी आय डिस्टर्ब होती है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में पॉल्यूशन उतना नहीं होता अगर उसके काफ़ी मेजर हैं जो किए जा सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज 24 घंटे चले, बिकॉज हम अभी डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी कुछ करने को है। तो रियल एस्टेट की जो आप बजट चूँकि आ गया है, अब आपको प्लान भी करेंगे, आप खुद एक कंपनी के मालिक हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके उनको क्या चुनौतियाँ आती है रियल एस्टेट में, उसको थोड़ा सा आप बताइए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड कॉस्ट हाई होना। तो सरकार को सीरियसली कुछ प्रोविजंस करने चाहिए, जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ स्पेशल ज़मीन के प्रोविजंस करें, और एक लिमिटेड मार्जिन्स पर डेवलपर्स को भी कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाए। कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुए हैं क्या इस बजट में जो रियल एस्टेट के फ़ायदे वाले हों? जैसे कि आप बाहर से जो सामान, अभी हम लोग कितना आत्मनिर्भर हैं, जो सामान लगता है करीब 200 आइटम इस सेक्टर में खपत होते हैं, तो उनका हम कितनी चीज़ें से बनाते हैं और सरकार ने उनको
किस तरह से वो किया है? गवर्नमेंट का ये बजट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाला है। जी तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो रियल एस्टेट में लगेंगी। जी तो ओवरऑल तो एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। जी। अभी मोस्टली आइटम्स जो हैं, जो लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारे रियल एस्टेट को इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, आप जैसा आप बता रहे हैं कि आप देश की पहली नेट जीरो इंजीनियरिंग कंपनी है, जी। तो ये नेट जीरो इंजीनियरिंग क्या है और इस सेक्टर को क्या सरकार से लाभ मिला है अभी? सरकार एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सीरियस है। डायरेक्ट नेट जीरो के लिए नहीं है, बट एनवायरनमेंट के लिए FAR देती है सरकार। कुछ बैंकिंग में भी अभी सस्ता लोन लाई है। बट ये इंडस्ट्रीज अभी डेवलप हो रही है। आई थिंक ये ज़रूरत है आज के लिए, बिकॉज आप पर्यावरण देख रहे हैं, पॉल्यूशन दिल्ली में मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग सफ़र करते हैं। एनर्जी कोल बेस है, तो अगर हम नेट जीरो बिल्डिंग्स बनाएंगे, नेट जीरो बिल्डिंग्स हैं कि जितना उनका कंजम्पशन हो उतना ही वो जनरेट करें, तो उससे ग्रिड पे कम लोड होगा। तो ओवरऑल ये सेक्टर गवर्नमेंट को स्पेसिफिक नेट जीरो नहीं है, बट सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकार काफ़ी कुछ देती है। ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए इस बजट को आप कैसा देखते हैं? मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया गया है। Tier 2 Tier 3 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट दिए गए हैं। इस सबसे ओवरऑल रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आएगा, सेल्स होगी, बिकॉज टैक्स का है, NRI ज़्यादा इजीली फंड्स इंडिया में डाल सकते हैं। तो ओवरऑल तो आई फील केस अच्छा रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।